नमस्कार मित्रांनो, आपण आपल्या व्यावहारिक हिंदी मधलं पल्लवन हे पाहिलेलं आहे. आठवतंय ना तुम्हाला? त्यानंतर आपण फीचर लेखन म्हणजे काय ते सुद्धा पाहिलेलं आहे. ठीक आहे. आता आपण आज बघणार आहोत 16वा भाग व्यावहारिक हिंदी मधला मैं उद्घोषक. एक आत्मकथेच्या रूपात हे सांगितलेलं आहे आपल्याला. त्यानंतर आपण ब्लॉग लेखन पण पाहणार आहोत आणि प्रकाश उत्पन्न करणे वाले जीव हे पण पाहणार आहोत. हे 5 जे तुमचे पाठ आहेत म्हणजे व्यावहारिक हिंदी मधलं ते अतिशय आवश्यक आहे. तुम्हाला याच्यामध्ये खूप मार्क मिळणार आहेत. याचा अर्थ काय हे तुम्हाला पुढच्या आयुष्यात पण उपयोगी पडणार आहे. चला तर मग आज आपण बघूयात मैं उद्घोषक. ठीक आहे. आता मी तो धडा काढते मैं उद्घोषकचा. फीचर लेखन आपलं झालेलं आहे. आता आपण काढलेलं आहे मैं उद्घोषक, पाठ नंबर 16वा व्यावहारिक हिंदी मधला. ठीक आहे. त्याचे लेखक आहेत आनंद सिंह. हे काय आहे बरं, आत्मकथेच्या रूपात सांगितलेलं आहे की मैं उद्घोषक म्हणजे काय. तर उद्घोषक म्हणजे काय, आपण ज्याला इंग्लिशमध्ये अँकर म्हणतो. म्हणजे तुम्ही बघा शाळेमध्ये कोणताही कार्यक्रम असला, शिक्षक दिन असू दे, 12वीचा सेंड ऑफ, 10वीचा सेंड ऑफ जो तुम्ही घेतलेला आहे आपल्या शाळेतनं, त्यावेळेला माईकवर बोलणारी व्यक्ती त्याला म्हणायचं उद्घोषक. म्हणजेच अँकर करनेवाला, अँकरिंग करने वाला व्यक्ति, एंकर. मैं उद्घोषक हूं. उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहे तो मैं एंकर हूं. आता तुम्हाला जर का हा पॅराग्राफ परीक्षेला आला तर तुम्हाला याच्यावरती लगेच एका वाक्यातलं उत्तर येणार आहे. मी तुम्हाला हे शब्द माहिती असावेत आणि त्याचं तुम्हाला उत्तर पाहून पाहून लिहिता यावं. मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है. बघा आता तो जर का माईक वरचा माणूस किंवा मॅडम जो काय असेल, कोण असेल, सर किंवा मॅडम, ते जर का असे म्हणले, आज आपल्याकडे ना प्रमुख पाहुणे हे आलेले आहेत, तुम्ही त्यांचं स्वागत करा. तुम्ही वाजवणारे का टाळ्या? असं जर का अशी लेंदी आवाजात कोणी, गबाळ्या आवाजात कोणी म्हटलं तर तो म्हणताना अगदी जोशपूर्ण आवाजात म्हटला पाहिजे की आपल्याकडे मंत्री मॅडम आलेले आहेत, चला जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत एकदा. किंवा गरुड सरांनी लका समजा बँड वाजवला तर कसं वाटेल, त्याला एक जोश येईल. बरोबर आहे. त्यामुळे जोडणे वाली कड़ी हे त्याकरता म्हटलेलं आहे. मैं उस कड़ी का काम करता हूं. कौन? एंकर. इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है. आता हे सगळं आत्मकथेच्या रूपात सांगितलंय म्हणून म्हटलंय मैं. कळतं का? भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तो तुम्हारा फॅन हो गया, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूं. म्हणजे त्याचं कौतुक करतायत सगळेजण. पंडित भीमसेन जोशी यासारखी व्यक्ती त्यांचं कौतुक करतीये. किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है. वही सभा की शुरुआत करता है. आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है. वही अपनी आवाज, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है. मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब यूं अचानक नहीं हो गया. मैंने भी इसके लिए बहुत पापड बेले है. आता पापड बेले है म्हणजे काय, खरखर पापड लाटले नाहीयेत, तर कष्ट घेतलेले आहेत. आतापर्यंतच्या अँकरिंगच्या प्रवासात इथपर्यंत पोहोचण्याकरता मी कष्ट घेतलेले आहेत. आरंभिक दिनों में मैं मंच पर जाने घबराता था. माइक मुझे सांप के फन की तरह नजर आता था. मी जसं काय एखाद्या सापाने फणा काढलाय का काय असं त्याला माईक कडे बघितलं की वाटायचं. दिल जोर जोर से धड़कने लगता था. मुझे याद है तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था.
विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूँ। तुम्ही जाऊन बघा हो, एकदा स्टेजवर जाऊन बघा. खाली बसून स्टेजवर बोलणाऱ्यांना नावं ठेवणं, हसणं फार सोपं आहे बरं का. स्वतः आपण स्टेजवर गेलो की आपले हातपाय कापायला लागतात. आपल्याला सवय नसते तेव्हा. कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूं, फिर खुद को संभाला. महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकलाते थे, कुछ कांपते थे, मगर बाद में वे कुशल वक्ता बने. ये बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया. भाषण समाप्त हुआ. खूब तालियां बजी, खूब वाहवाही मिली. कहने का मतलब यह कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया. सूत्र संचालन के मुख्य निम्न प्रकार है. शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन. आता एक एक प्रकार आपण बघूयात. शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन. शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल, आपण थोडस इकडे सरकवूयात. प्रोटोकॉल थोड़सा अपन चित्र छोटा करूयात. प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है. म्हणजे जर का चुकून तुम्ही आपल्या भागातला जो कॉर्पोरेटर आहे त्याचं नाव वेगळं घेतलं आणि आपल्या सीईओचं साहेबांचं नाव वेगळं घेतलं ते चालत नाही बरं का. प्रोटोकॉल म्हणजे काय, एक नियमावली. त्या नियमावलीनुसार तुम्हाला नावं घ्यावं लागतात. किसका किसके हाथों सत्कार करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है. इस प्रकार सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए. म्हणजे उगाच आपलं जडजड भाषा वापरली असं करून चालत नाही बरं का आपल्याला. दूरदर्शन तथा रेडिओ कार्यक्रम का सूत्र संचालन. तुम्ही बघा ना, आता टीव्हीवर कितीतरी कार्यक्रम असतात. बातम्या असू दे ना, तर एखादा कार्यक्रम असू दे, बोलणारी व्यक्ती कशी आहे त्याच्यावर त्या कार्यक्रमाचं यशस्वीता अवलंबून असते. दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए. कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए. उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए. भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए. रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं. म्हणजे शोभा वाढवणे. स्मरण रहे, लक्षात ठेवा, सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है. सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है. कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालन का महत्वपूर्ण कार्य होता है. कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना आना चाहिए. जैसे गीतों अथवा मुशायरों का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है. तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम में संदर्भ के साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है. सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए. अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक क्या है, अच्छी तैयारी. वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रम के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है. मैंने भी इस तरह के कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है. जिस तरह कार्यक्रम हो तैयारी भी उसी के अनुसार होती है. मैं भी सर्वप्रथम यह देखता हूं कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम.
फिर उसी रूप में मैं कार्यक्रम का संहिता लेखन करता हूँ। इसके लिए कड़ी साधना और सतत प्रयास की आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। वह दो व्यक्ति, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसलिए संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। सूत्र संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। तुम्ही आता यापुढे ना निरीक्षण करा की आपल्या शाळेमध्ये स्टेजवर बोलणारी व्यक्ती कशी बोलते, त्याच्यावर तुम्हाला कल्पना येईल की छान अँकर कोण आहे. हसमुख म्हणजे हसतमुख पाहिजे, हाजीर जवाबी म्हणजे अचानक समजा कोणी मध्येच एंट्री केली तर त्या अँकरला पटकन त्यांचं नाव घेता आलं पाहिजे की आता कोणी एंट्री केली, कोण स्टेजवर येणार है. विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है. कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है. यहाँ सूत्र संचालन के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है. पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यवस्था का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन म्हणजेच काय, सुधार करना पड़ता है. आयोजक की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालन की विशेषता होती है. प्रश्न येणार बरं का तुम्हाला याच्यावरती. सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक है. उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगा देता है. सूत्र संचालन को विविध विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है. यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता हो, तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है. कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रम के मंचों पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को कई नई ऊंचाई प्रदान की है. इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतीकरण. ही खूप आवश्यक गोष्ट है, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतीकरण पर ही निर्भर होती है. मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे. मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है. एंकर म्हणजे उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नजर में ही सामने आता है. अतएव उसका परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा इत्यादी सहज व गरिमामयी होनी चाहिए. म्हणजे त्याचं तुम्ही काय करायचंय, मान राखायचंय. कसला पण कपडे, कसले पण केस, कसले पण असं करून चालणार नाही. छानच तुम्ही अपडेट आलं पाहिजे, त्या कार्यक्रमाला अनुसरून त्याला शोभेल असं तुम्ही वावरलं पाहिजे. उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व, उसका आत्मविश्वासी उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुंचता है. सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन ये उसके मुख्य गुण हैं. मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है. बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेरो शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग में करता हूँ. जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज्यादा है और हंसती भी ज्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह वगैरह वगैरह. जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, सर आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूंगा. बघा त्याने कसा लगेच शेर म्हटला. हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है. लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते ज्यादा है, पर ज्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है. मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस, महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई.
कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो तुम। संक्षेप में कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूँ तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है, कार्यक्रम कोई भी हो। भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। समजताय ना? धडे काय तुम्हाला सगळे शिक्षक शिकवतात, पण तुम्ही म्हणता की नाही की मॅडम आजचा तास खूप छान झाला. तो छान का वाटतो तुम्हाला? कारण त्या तासाला तुमचं मन तुमच्या मॅडमकडे असतं की त्या कशा बोलतायत, कसं सांगतायत. एखाद्या सरांचा तास तुम्हाला खूपच आवडून जातो, बरोबर ना? मैं भी जब छोटा था, एक मिनिट, आपण थोडंसं हे कमी करूयात म्हणजे तुम्हाला शेवटपर्यंत शब्द कळत राहतील. तो रोज शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था. आता तो कोणती कोणती पुस्तकं वाचतोय याच्यावर तुम्हाला प्रश्न नक्की येणार म्हणजे येणार. चंपक, नंदन, बालभारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ता था. आमच्या लहानपणी होते बरं का सगळी पुस्तकं. चांदोबा नावाचं मासिक होतं. बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा. रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद था. हे सगळं वाचल्यामुळे ऐकल्यामुळे तो उत्तम एंकर बनलेला आहे. ये सारी बातें कहीं न कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालक का आधार स्तंभ बनी. मैं उद्घोषक मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है. किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मैं किया गया हूँ. मैंने भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद पर हेतु आवेदन किया था. 29 वर्ष तक मैंने वहां अपनी सेवाएं प्रदान की. इसका मुझे गर्व है. कुठे? रेडियोवरती. मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ. जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ. तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांवों तक पहुंच जाता हूँ. जब एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ. आप मुझे आवाज के पर्दे पर देखते हैं. मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ. आता या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला नोकरीच्या काय काय संधी आहेत? रोजगार के अवसर म्हणजे संधि. एक क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं. इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं. मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है. लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोजगार मिलता है? पर मैं आज तक के अपने अनुभवों से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता. सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है. भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन म्हणजे निवड, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदय स्पर्शी बना देता है. विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीव्ही उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं. ठीक आहे. मग अशी बघा या ठिकाणी त्यांनी आपल्याला एक पूर्ण चौकोनात लिहून दिलेला आहे की सूत्र संचालन करणारी व्यक्ती, माईकवर बोलणारी व्यक्ती, त्यांच्यात काय काय आवश्यक बिंदू आहेत, काय काय पॉइंट्स हवे आहेत. त्यांनी पहिलं काय करायचंय? श्रोतागणला वंदन करायचंय, स्वतःची ओळख द्यायची आणि स्वागत करायचंय आणि मंचावरती जे जे उपस्थित लोक आहेत त्यांचा आदरपूर्वक सन्मान करायचा आहे. सकारात्मक आपला अभिप्राय द्यायचा आहे. सहज उत्स्फूर्त संचालन करायचंय. त्यांच्या आवाजामध्ये चढ उतार पाहिजेत. श्रोत्यांशी त्यांनी संवाद साधला पाहिजे. त्यांच्यात समय सूचकता पाहिजे. हजरजबाबीपणा पाहिजे. काही गलती झाली, चूक झाली तर पटकन माफी मागून टाकायला पाहिजे त्यांनी.
कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैलीमध्ये त्यांना परिवर्तन करता आलं पाहिजे. ठीक आहे. हा आहे आपला सूत्रसंचालनाचा धडा. त्यांनी तुम्हाला आवश्यकता दिली बघा. कधी तुम्ही रेडिओवरती असाल अँकर, कधी तुम्ही टीव्ही वरती असाल, कधी तुम्ही माईकवर नुसतं बोलणार असाल, म्हणजे तुम्ही कुठेही अँकरिंग करू शकता. त्याची तयारी करताना तुम्हाला काय आवश्यक आहे? वाचन खूप आवश्यक आहे. आकर्षक व्यक्तिमत्व तुमचं पाहिजे. एक कार्यक्रम पत्रिका तुमच्याकडे रेडी पाहिजे की कोणत्या कार्यक्रमानंतर काय करायचंय आपल्याला. तुमची भाषा शैली मस्त पाहिजे. उच्चारामध्ये शुद्धता पाहिजे आणि समय सूचकता तुमच्यामध्ये असेल तर तुम्ही अतिशय उत्तम काय बनताय? सूत्रसंचालक बनू शकता. आणि ही तयारी तुमची झालेली पाहिजे. ठीक आहे. अशा प्रकारे आपण आता आपला धडा बघितलेला आहे. मैं सूत्रसंचालन, मैं उद्घोषक हा धडा आपण आता शिकलेलो आहोत. याच्यामध्ये तुम्ही काय करायचंय? परत परत हा व्हिडिओ ऐका, समजून घ्या आणि मग आपण याच्यावरचा स्वाध्याय जो आहे त्याचा पण व्हिडिओ बघू. ठीक आहे. वाचताना प्रत्येक जण, ऐकणाऱ्यांना 2 वेळा नक्की हा धडा